नमस्कार, सच में धड़क की खास पेशकश सेहत में आपका स्वागत है। सेहत में हम आपको आपके शरीर से जुड़ी कई समस्याओं की जानकारी देते हैं, लेकिन आज हम जिस समस्या की बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही कॉमन है और अक्सर आम लोगों द्वारा सुनने में आती है, और वो है जोड़ों का दर्द। क्या है जोड़ों का दर्द, क्या है इसका ट्रीटमेंट और कैसे इसे बचा जा सकता है, इस पर हमें जानकारी देंगे डॉक्टर संदीप यादव, जो कि ऑर्थोपेडिक और नी रिप्लेसमेंट सर्जन है। डॉक्टर संदीप, आपका सच में धड़क के खास कार्यक्रम सेहत में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि हम आम लोगों में अक्सर सुनते हैं, एक उम्र के बाद तो बहुत ज़्यादा सुनने में आता है जोड़ों का दर्द, जोड़ों में दर्द होने लगा है, जोड़ों का दर्द हो रहा है। होता क्या है जोड़ों का दर्द? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि ये जो समस्या आपने चूज़ की है, इस समस्या की जितनी अवेयरनेस हम सोसाइटी में करना चाहें उतना ही हमारे लिए कम होता है, क्योंकि इतनी कॉमन समस्या है कि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में हर दूसरा और हर तीसरा आदमी आपको घुटने के दर्द की शिकायत करता हुआ मिले। यदि मैं बहुत ही बेसिक से शुरुआत करूं कि आर्थराइटिस जो एक सामान्य भाषा में हम जिसको यूज़ करते हैं, वो एक किसी सिंगल बीमारी का नाम नहीं है। आर्थराइटिस एक बहुत ही काफ़ी सारी बीमारियों के एक समूह को हम एक सिंगल नाम देने के लिए आर्थराइटिस का नाम दे देते हैं। और आर्थराइटिस के यदि शाब्दिक अर्थ की या मीनिंग की मैं बात करूं, तो आर्थराइटिस का मतलब होता है आर्थ्रोस मतलब जोड़, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, यानी कि जोड़ों की सूजन। जोड़ों की सूजन को वो चाहे किसी भी बीमारी की वजह से हुई हो, उसको हम सामान्य रूप से आर्थराइटिस का नाम दे देते हैं। अब जब हम आर्थराइटिस की बात करते हैं तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि ये कितने प्रकार की होती है और किस किस टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले क्या ये एक एज के बाद ही होती है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, एक एज के बाद में लोगों को इसमें तकलीफ होने लगती है या सीढ़ी उतरने चढ़ने में होती है। तो कौन सा एज ग्रुप है? क्या ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर एज में आने के बाद होता ही होता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आर्थराइटिस को हम मुख्य रूप से दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस और दूसरा होता है डिजनरेटिव या ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब मैं इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस की बात करता हूं, तो ये भी अपने आप में एक बीमारियों का समूह है, जिसमें सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम गठिया का नाम ले देते हैं। जो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वो सामान्य रूप से किसी भी एज ग्रुप में आपको अफेक्ट कर सकती है, बचपन में भी आपको अफेक्ट कर सकती है। और यदि मोस्ट कॉमन एज ग्रुप में देखता हूँ तो 30 से 40 साल का जो महिलाएं होती हैं, उनमें ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। क्या इसका कारण ये है कि अक्सर ये देखा जाता है कि महिलाओं में कैल्शियम की भी कमी बताई जाती है और खून की भी कमी बताई जाती है? तो क्या इस कारण से जो है, जो घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, ज़्यादा कॉमन दिखता है हमें महिलाओं में? वो एक अलग रीजन है। जो कैल्शियम की कमी या वो जो कारण है, वो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के कारण नहीं है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसकी हम बात करेंगे वो उसके कारण जरूर होते हैं। इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम आपके जॉइंट्स के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से जो जोड़ की आपकी झिल्ली है, उसके अंदर सूजन आना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे आपका जोड़ डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। जी। दूसरी तरह का जो आर्थराइटिस है, जिसको हम डिजनरेटिव आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, वो एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आपका बुढ़ापा आता है, वैसे वैसे आपका शरीर का प्रत्येक हिस्सा धीरे धीरे उसमें डिजनरेशन या डैमेज होना शुरू होता है। उसी तरह से आपके जोड़ों में भी वो डैमेज की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जी। और यदि हम सामान्य तौर पे बात करते हैं तो 50 साल की उम्र एक ऐसा लैंडमार्क हम कह सकते हैं कि जिसके बाद ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन आजकल हम जो देखते हैं, खासकर महिलाओं में 40 साल की उम्र के बाद भी ये प्रॉब्लम हमें खास तौर पर देखने को मिल रही है। जी, अगर हम बात करें, जैसा आपने कहा कि दो प्रकार के होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा देखने में आता है कि इंजरी भी हो जाती है, या मे बी बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी है, या जो एथलीट्स होते हैं उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो किस कारण से होती है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। डिजनरेटिव आर्थराइटिस जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके एक जो मुख्य कारण है वो आपका एज रिलेटेड चेंजेस है, कि आपका बुढ़ापा आ रहा है, आपकी उम्र बढ़ रही है, उसकी वजह से आपके जॉइंट्स डैमेज हो रहे हैं। दूसरे जो कारण हैं, उनमें जो आपने सवाल उठाया कि किसी यंग एज में या चाइल्डहुड में आपको जॉइंट में कोई लिगामेंट की इंजरी हो गई, कोई कार्टिलेज की इंजरी हो गई, कोई मेनिस्कस इंजरी हो गई, या फिर आपके जो नी जॉइंट के ऊपर की बोन है जिसको हम फीमर बोन कहते हैं, और जो नीचे की बोन है जिसको हम टिबिया बोन कहते हैं, उसमें कोई फ्रैक्चर हो गया जिसकी वजह से आपके पैर का अलाइनमेंट खराब हो गया, तो उसकी वजह से आपके एक
नी के एक पर्टिकुलर हिस्से के ऊपर आपका बॉडी का वेट ज़्यादा आता है और धीरे धीरे नी का वो पर्टिकुलर हिस्सा, चाहे वो मीडियल कंपार्टमेंट हो चाहे वो लेटरल कंपार्टमेंट हो, वो जल्दी डैमेज होना शुरू हो जाता है और आर्थराइटिस की समस्या शुरू हो जाती है। जैसे मैंने लिगामेंट इंजरी की बात करी, तो जो घुटने के लिगामेंट्स होते हैं वो हमारे घुटने को स्टेबल बनाए रखने का काम करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यदि किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से घुटने का कोई लिगामेंट डैमेज हो गया या कोई मेनिस्कस इंजरी हो गई, तो उसकी वजह से हमारे घुटने की जो स्टेबिलिटी है वो कहीं न कहीं हैम्पर हो जाती है और उसकी वजह से घुटने में जो घिसावट की समस्या है वो जो नॉर्मल एज है उससे जल्दी आती है। बिल्कुल, जैसे अभी आपने जो पूरी चीज़ एक्सप्लेन करी, इसमें आपने घुटने की बात करी, तो यानी जब हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं जॉइंट्स की, तो घुटना ही ऐसा होता है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, या आर्थराइटिस की हम बात करें तो घुटने से ही संबंधित होती है? आर्थराइटिस होने को शरीर के किसी भी जोड़ में आर्थराइटिस की समस्या हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन अफेक्टेड जॉइंट्स हैं, क्योंकि नी जॉइंट हमारा बॉडी का वेट बीयरिंग जॉइंट है, पूरा शरीर का वजन हमारा घुटने के जॉइंट के ऊपर आता है, तो सामान्य तौर पे जो समस्या हमारे को देखने को मिलती है वो सबसे कॉमन जॉइंट जो है वो नी जॉइंट है और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो आपका हिप जॉइंट आता है। और यदि मैं रेशियो की बात करूं तो यदि हमें 10 मरीज हमें ऑपरेट करने पड़ते हैं तो उनमें 8 मरीज हमारे नी रिप्लेसमेंट के होते हैं और 2 मरीज हमारे हिप रिप्लेसमेंट के होते हैं। जी डॉक्टर संदीप, आपसे इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम आपको बता दें कि सेहत में आज हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस की, यानी कि जोड़ों के दर्द की, और हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप यादव। डॉक्टर संदीप, हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस की, घुटने की दर्द की। कैसे पता चलता है कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हो गई है और अब मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए या कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए? जी बिल्कुल, यदि हम जब ऑस्टियोआर्थराइटिस या डिजेनरेटिव आर्थराइटिस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये कितने स्टेजेज होते हैं। हर बीमारी का जब भी हम कोई, चाहे कैंसर हो या कोई भी बीमारी होती है, तो हम हमेशा ये पूछते हैं कि किस स्टेज की ये बीमारी है, तो हमें उसी तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस की भी स्टेज जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सामान्य तौर पर हम इसको 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं। जो अर्ली स्टेज है, जिसको स्टेज 1 और स्टेज 2 कहा जाता है, उस कंडीशन में जो आपके घुटने की कार्टिलेज है, जो अंदर की चिकनाई है, उसके अंदर वियर एंड टियर या डैमेज होना शुरू होता है, लेकिन कहीं न कहीं आपकी कार्टिलेज बची हुई रहती है। जो आपके जोड़ के अंदर जो गैप है, जो हड्डियों के अंदर जो गैप रहता है, जो कार्टिलेज की वजह से हमें गैप दिखाई देता है, वो गैप आपका मेंटेन रहता है। तो स्टेज 1 में आपको कार्टिलेज डैमेज होना शुरू होता है, उसके साथ में आपकी जो झिल्ली है, जिसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, उस झिल्ली में सूजन आ जाती है और उस सूजन की वजह से आपको दर्द की शिकायत या दर्द होना शुरू हो जाता है और कहीं न कहीं घुटने में आपको सूजन की भी समस्या लगने लग जाती है और जकड़न की समस्या शुरू हो जाती है आपको। यदि मैं स्टेज 2 की बात करता हूँ तो वो बीमारी उसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस कर जाती है और जो आपकी कार्टिलेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज हो जाती है और ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन यानी कि हड्डी साइड में बढ़ना शुरू हो जाती है। स्टेज 3 में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा सीवियर हो जाती है, जिसको हम मॉडरेट आर्थराइटिस का नाम लेते हैं। उसमें आपका जो जोड़ का गैप है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। और मैं स्टेज 4 की बात करता हूँ तो उसमें आपका जॉइंट का स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और काफ़ी सारे ऑस्टियोफाइट्स यानी कि आपके चारों तरफ, घुटने के चारों तरफ हड्डियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं और जिसकी वजह से आपको जकड़न, जॉइंट में स्टिफनेस, जॉइंट में सूजन आना और जोड़ों में दर्द होना, ये सारी शिकायतें आपको शुरू। डॉक्टर संदीप, कुछ समय पहले, कुछ साल पहले रादर एक फ्लू आया था चिकनगुनिया करके, और उसमें जो जोड़ थे उन्हीं के ऊपर बहुत ज़्यादा असर था कि उसमें हड्डियों का दर्द शुरू हो गया था। तो क्या कभी कभार इस तरह के जो फीवर्स होते हैं उनसे भी क्या जो हमारी हड्डियां हैं या जॉइंट्स उन पर असर आता है? जी बिल्कुल, ये जो बीमारी जिसकी आपने बात करी, वायरल फीवर, जितने भी डेंगू है, चिकनगुनिया है और भी कई तरह के वायरल फीवर होते हैं, तो वो फीवर के बाद हमारे एक पोस्ट वायरल आर्थराल्जिया एक बीमारी का नाम है कि मरीज को फीवर आता है और उसके कुछ समय बाद उसके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो पोस्ट वायरल आर्थराल्जिया में मरीज के जो घुटने होते हैं उनमें जो उनकी झिल्ली होती है उसमें कहीं न कहीं सूजन आना शुरू हो जाती है और उसको हम जो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती हैं उसके जरिए हम उसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन वो बीमारी एक टेम्परेरी बीमारी है और कुछ समय के बाद वो ठीक अपने आप ठीक हो जाता है। जैसा आपने बताया कि जो जॉइंट मूवमेंट है, जो उसमें चिकनाई, लुब्रिकेशन कम हो जाता है, लेकिन आजकल हम देखते हैं एक ट्रेंड है कि लोग घी कम खाते, तो इसमें एक मिथ है। कुछ लोग कहते हैं कि घी, तेल, चिकनाई मत खाओ, घुटनों पे असर आएगा, और कुछ लोग कहते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, कि आपको ये सब चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि हाथ पाँव चलते रहे। सही क्या है?
देखिए, जोड़ों के दर्द से लेके दर्द को लेकर यदि मैं बात करता हूँ तो बहुत सारी मिथ्स हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जितनी इस टॉपिक को लेकर अवेयरनेस टॉक की जाए उतना ही कम रहता है। कोई भी घी या तेल खाने से कभी भी आपके जोड़ों की चिकनाई नहीं बढ़ती है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम यदि शरीर में कोई चिकनाई खाएंगे या चिकना पदार्थ खाएंगे तो वो हमारे जॉइंट में जाके उसकी चिकनाई बढ़ाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी घी या तेल से आपके जोड़ों की चिकनाई कभी भी नहीं बढ़ती। जी, तो यानी एक मिथ है। बिल्कुल। तो किस तरह का खाना खाना चाहिए कि ये कम से कम जो है हाथ पाँव और स्पेशली जो नी है वो सुचारू चलता रहे? इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो उसमें आपका, यदि आप डाइट की बात करते हैं तो डाइट के लिए आपको हाई प्रोटीन और हाई कैल्शियम डाइट की ज़रूरत होती है जो आपकी मांसपेशियों को, आपके जॉइंट्स को हेल्दी रख सके। दूसरे नंबर पे बात आती है एक्सरसाइज की। यदि आप एक हेल्दी डाइट के साथ रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आपकी उम्र के हिसाब से जो आप एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए वो एक्सरसाइज यदि आप अपनी मांसपेशियों की करते हैं। डॉक्टर संदीप, यहाँ बीच में आपको रोकना चाहूँगी क्योंकि हम बात कर रहे थे ट्रीटमेंट की और हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम अपने आप को इसमें अलग ट्रीटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए हमें? कौन सी ऐसी अवस्था आती है जब हमें पता चल जाए कि ये चीज़ जो है ये बढ़ चुकी है, अब हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है? क्योंकि हमारे एक सिस्टम है कि हम डॉक्टर के तब जाते हैं जब बहुत अति हो जाती है। तो जब आर्थराइटिस की या किसी भी जोड़ के दर्द की बात हो रही होती है तो डॉक्टर के पास जाने की स्टेज कौन सी होती है? जी बिल्कुल, मैं आपके चैनल के जरिए ये मैसेज सोसाइटी तक भेजना चाहता हूँ कि हमें कभी भी किसी भी बीमारी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारी एक आदत होती है कि यदि अर्ली स्टेज में हमें कोई बीमारी होती है तो हम उसको सेल्फ ट्रीटमेंट ले लेते हैं या मेडिकल स्टोर से खुद ही हम मेडिसिन खरीद के खा लेते हैं और धीरे धीरे वो बीमारी जब प्रोग्रेस करती है तब हमें डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें नियर बाई कोई भी आपका फिजिशियन है या ऑर्थोपेडिक सर्जन है, हमें उससे सलाह लेनी चाहिए। और यदि आप प्रॉपर समय पे उसकी सलाह लेते हैं और उसका उपचार करते हैं तो आप उस बीमारी के प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, उस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, ताकि आप अपने जॉइंट्स को हेल्दी रख सकते हैं और जो आगे के कॉम्प्लिकेशंस हैं आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे आपने कहा नी रिप्लेसमेंट, तो नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है, इसमें क्या पूरा घुटना ही चेंज किया जाता है या इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं? किस तरह से ट्रीटमेंट होता है नी रिप्लेसमेंट में? जी, जैसा कि मैंने नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेज की बात करी तो जो स्टेज 3 और स्टेज 4 के जो पेशेंट्स होते हैं उन मरीजों में हमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को यदि मैं डिवाइड करता हूं तो मुख्य रूप से हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, जिसको हम कहते हैं आंशिक घुटना प्रत्यारोपण। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में यदि अपन बात करते हैं तो घुटने में मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं, जिसको एक को हम मीडियल कंपार्टमेंट कहते हैं, एक लेटरल कंपार्टमेंट होता है और तीसरा हमारा पटेलोफीमोरल जॉइंट होता है। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो जब स्टार्ट होती है वो सिर्फ मीडियल कंपार्टमेंट से स्टार्ट होती है। 90% ऑफ द केसेस में वो प्रॉब्लम आपके अंदरूनी हिस्से में यानी कि मीडियल कंपार्टमेंट में होती है और आपके 2 कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट और पटेलोफीमोरल जॉइंट आपका ठीक रहता है। तो उन केसेस में हमें टोटल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करके ही हम पेशेंट को पेन रिलीफ और उसका जो फंक्शन है वो वापस लौटा सकते हैं। जी। जो दूसरी सर्जरी है वो टोटल नी रिप्लेसमेंट है। डॉक्टर संदीप आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, फिर आपसे इस पर जानकारी लेते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे थे डॉक्टर संदीप यादव से जॉइंट रिप्लेसमेंट की, नी रिप्लेसमेंट की और सर्जरीज की। हाँ डॉक्टर संदीप, आप हमें जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से जो पूरा प्रोसेस है ये काम करता है। एक बार जब ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद में अक्सर इस तरह की धारणाएं और इस तरह की बातें सुनने में आती है कि इंसान चल नहीं सकता रिप्लेसमेंट के बाद, वो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है, बहुत तकलीफ आती है। कितनी सच्चाई इन बातों में? देखिए, ये इस तरह की बहुत सारी मिथ्स हैं, उन्हीं को क्लियर करने के लिए हम अवेयरनेस टॉक करते हैं। और यदि मैं आपको नी रिप्लेसमेंट या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की मैं बात करता हूँ तो मरीज सर्जरी के कुछ घंटों के बाद ही, या मैं कहूँ कि वेरी नेक्स्ट डे, सर्जरी के अगले दिन ही मरीज पूरी तरह से खड़ा होकर अपने पैरों पे पूरा वजन डाल के चलना शुरू कर देता है। शुरुआती कुछ दिनों में हम मरीज़ को, क्योंकि उसकी मांसपेशियों का बैलेंस और वो इतना अच्छा नहीं होता, तो वॉकर या किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे मरीज़ का वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तो वो कुछ दिन में, 5 दिन, कुछ लोग 10 दिन में, या ज़्यादातर मरीज़ हमारे 2 हफ्ते के अंदर अंदर वॉकर की सहायता से चलते हैं और उसके बाद उसकी वॉकर की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। 15 दिन के अंदर अंदर मरीज़ पूरी तरह से बिना किसी सहारे के चलना शुरू कर देता है।
इसके साथ में कुछ एक्सरसाइजेज भी ज़रूरी होती हैं जब सर्जरी होती है, जब रिकवरी में होता है, तो किस तरह के, क्योंकि लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, और क्या ऐसा हो सकता है कि जब कुछ सिम्टम्स आने लगे और तब फिजियोथेरेपी ले ली जाए तो ये चीज़ें अवॉइड हो जाएं? देखो, नी रिप्लेसमेंट के बाद एक बहुत बड़ा सवाल होता है मरीजों के दिमाग में कि हमें कितने लंबे समय तक फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी। इसका बहुत ही सिंपल सा मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि घुटने के जोड़ प्रत्यारोपण के बाद कुछ सिंपल 5 से 7 एक्सरसाइज होती हैं जो हम मरीज़ को ऑपरेशन से पहले भी समझाते हैं और ऑपरेशन के बाद भी वो चीज़ें उनको बताते हैं। वो एक्सरसाइज करने के लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज हैं जो आप अपने घर पे रहते हुए सुबह और शाम आपको दिन में करनी होती हैं, और वो एक्सरसाइज करके आप अपने घुटने की पूरी मूवमेंट ला सकते हैं, अपनी मांसपेशियों को तंदुरुस्त रख सकते हैं, और जो घुटने की जो रिप्लेसमेंट के बाद की जो लाइफ है उसको लंबा कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा एडवांस फिजियोथेरेपी की या उस ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल एक्सरसाइज जो हम बताते हैं वो आप अपने घर पे करिए, उसके अलावा आपको कुछ भी जरूरत नहीं। डॉक्टर संदीप, हम लोग अक्सर देखते हैं आजकल तो देखिए सोशल मीडिया पे बहुत बातें होती है, लेकिन हमारे जो आसपास के लोग हैं जो बड़े हैं वो ऑयल्स के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर, ऐसी बहुत सारी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और ट्रीटमेंट्स में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि अगर हम टाइमली या रेगुलर बेसिस पे वो ऑयल्स यूज़ करते रहें, कि आप लहसुन और अपना लौंग और इस तरह की चीज़ें करते रहें, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, या ये भी एक मिथ है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है। कोई भी चीज़ जो आप अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं वो आपके जॉइंट तक नहीं पहुंचती है। तो ये जो आप अखबारों में या कहीं न कहीं हम कोई विज्ञापन देखते हैं या किसी तरह का हम ये बहुत सारी मार्केट में एक मार्केटिंग गिमिक्स कह सकते हैं या एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी कह सकते हैं कंपनीज़ की, बट इनसे कभी भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है। और ये एक तरह से प्लेसेबो की तरह काम करती हैं कि मरीज़ को एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है कि हाँ, मैंने कोई तेल लगाया है तो मुझे इससे दर्द में राहत मिलेगी। एक्चुअल में कभी किसी तेल से आपके किसी जोड़ में आपको कोई राहत नहीं मिलती है। इनफैक्ट हम हमेशा सलाह देते हैं कि आपको मालिश या मसाज से दूर रहना है, और जो आपको करना है वो सिर्फ एक्सरसाइज करिए आप, ताकि आपके जॉइंट्स को, आपकी मसल्स को आप हेल्दी रख सकें। जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई चीज़ शुरू होने से पहले अगर उसका इलाज हो जाए तो हम उस अवस्था तक ही नहीं पहुंचेंगे। तो किस तरीके हमें डाइट लेनी चाहिए स्पेशली फॉर नी और फॉर आवर जॉइंट्स, जिससे कि हमारे जो जॉइंट्स हैं वो हेल्दी रहें और उनमें जो मोबिलिटी है विद टाइम अगर उसमें कुछ फ़र्क आ रहा हो तो उसको हम इम्प्रूव या स्टेबल रख सकें? जी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये एक स्टेटमेंट होता है जो हम हमेशा हमारे को मेडिकल स्कूल में सिखाया जाता है कि कोई भी बीमारी है उसको होने से पहले ही आप उसका बचाव कर लें। तो ये जैसा कि हमने नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात की, तो ये एक डिजनरेटिव प्रोसेस है, इसको आप कम्प्लीटली बंद नहीं कर सकते, कम्प्लीटली स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे हाथ में है और जो हम कर सकते हैं वो इसको डिले कर सकते हैं, इसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं। जो हमारे नी रिप्लेसमेंट की जो स्टेज आनी है उसको हम जो 50 साल में या 60 साल की एज में जो चीज़ आने वाली थी उसको हम 70 साल तक लेके जा सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में होता है, और उसके लिए जैसा कि मैंने पहले बताया, आप कभी भी अपने सिम्टम्स को, अपनी बीमारी को इग्नोर नहीं करिए। अपना जो सेल्फ ट्रीटमेंट है या सेल्फ मेडिकेशन है उनसे बचिए। आप नियर बाई जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उसकी आप सलाह लीजिए। जैसा कि मैंने स्टेजेस की बात करी, जो स्टेज 1 और स्टेज 2 होता है उनमें से हमें किसी भी कंडीशन में ऑपरेशन की या रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती। वो स्टेज यदि हम रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं और मेडिसिन लेते हैं तो कुछ टेम्परेरी, कुछ टाइम की मेडिसिन के बाद वो स्टेज आपकी ओवर हो जाती है, और रेगुलर एक्सरसाइज करके आप अपने घुटनों को, अपने जॉइंट्स को, अपनी मसल्स को हेल्दी रख सकते हैं। अगर हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो कई बार हम देखते हैं कि बहुत बुजुर्ग लोग भी मैराथन दौड़ रहे होते हैं, फिट होते हैं, इनके जॉइंट्स भी हेल्दी होते हैं। स्पेशली वेस्टर्न सोसाइटीज़ में देखें, फॉरेनर्स को देखें तो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज वो बहुत फिट होते हैं। लेकिन अगर हम हमारे देश में देखें तो एक एज के बाद में बुढ़ापा जो है सीधे घुटनों पर शायद अटैक करता है। क्या फ़र्क है? क्या डाइट का फ़र्क है, लाइफस्टाइल का फ़र्क है, किस तरह का फ़र्क है? देखिए, किसी सिंगल एक कारण को ढूंढ पाना मुश्किल है। यदि अपन स्टार्टिंग से बात करते हैं तो सबसे पहला रोल है जेनेटिक्स का। जो हमारी जेनेटिक्स है और जो आप कह रहे हैं कि विदेशी लोग जो इस एज में भी फिट रहते हैं उनकी जेनेटिक्स में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो एक जेनेटिक पार्ट रोल प्ले करता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा डाइट। तो जो हमारा बेसिक खान पान है उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रोटीन और कैल्शियम की काफ़ी कमी रहती है। हम हमारी रेगुलर डाइट में अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स नहीं ले पाते हैं और कैल्शियम नहीं ले पाते हैं, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारी बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, हमारी मसल्स में, और एक ऑस्टियोसार्कोपिनिया नामक बीमारी होती है जो हमारी बोन्स और मसल्स में दोनों को
अफेक्ट करती है और एक उम्र के बाद वो प्रॉब्लम हमारे को शुरू हो जाती है। यदि मैं फीमेल्स की बात करता हूँ तो मेनोपॉज की एज जो 50 साल की उम्र लगभग मानी जाती है, उसके बाद बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हमारे बोन्स में, हमारे जॉइंट्स में, हमारी मसल्स में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं। तो डॉक्टर संदीप, हमें किस टाइप के सप्लीमेंट लेने चाहिए? क्या हमें सप्लीमेंट लेने चाहिए? कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, या नेचुरल सोर्सेज से ही हमें ये सब चीज़ें मिल सकती हैं जिससे कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होते हैं हम उनको साथ साथ में भरते रहें अपने शरीर में? किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए, स्पेशली फॉर वेजिटेरियन, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो क्या लेना चाहिए? जी, यदि हम डाइट की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। जो हमारी नेचुरल, जो हम दिनचर्या में हमारे घरेलू जो भी डाइट होती है उसी में काफ़ी रिच होते हैं सोर्सेज। जैसे कि यदि मैं प्रोटीन की बात करता हूँ तो आपके मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, आपका सोयाबीन है, आपकी दालें हैं और पनीर है। ये सारे जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए प्रोटीन का रिच सोर्स होते हैं और आप इनके रेगुलर सेवन से अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन की मात्रा उपयुक्त मात्रा में आप ले सकते हैं। यदि कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम भी आपके जो पनीर है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, आपकी दालें हैं, इनमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और यदि आप एग कंज्यूम करते हैं तो एग प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। जी, तो यानी कि डाइट का जो है बहुत बड़ा रोल रहता है। उसके साथ साथ में आजकल व्यायाम जो है, लोग योगा करते हैं, रनिंग करते हैं, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि रनिंग से भी जो है ये जो नी है इसके ऊपर बहुत असर आता है, तो ये भी एक बात सच है? जी बिल्कुल, मैंने जैसा स्टार्टिंग में कहा था कि आपको आपके एज ग्रुप के हिसाब से एक्सरसाइज या एक्टिविटी करनी चाहिए। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद आपको हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, जैसे कि रनिंग है, जंपिंग है, ये एक्टिविटी आपको अवॉइड करनी चाहिए। या आप करना भी चाहते हैं तो आप प्रॉपर शूज़ आप प्रॉपर पहने ताकि आपके घुटने के ऊपर उसका इम्पैक्ट कम से कम आए। 40 साल से उम्र से पहले की मैं बात करूं तो रनिंग उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और आप रेगुलर बेसिस पे आप रनिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको किसी घुटने में या इसकी प्रॉब्लम है, दर्द की शिकायत रहती है, तो आप ट्रेडमिल करना और रनिंग करना अवॉइड कीजिए। आपके लिए फिर साइकिलिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है, योगा बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। लेकिन जंपिंग वाली एक्टिविटी, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिसमें आपको जंप करना पड़ रहा है और जिसकी वजह से आपके नी के ऊपर इम्पैक्ट आता है, वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। डॉक्टर संदीप, आपने हमें जो भी जानकारी दी वाकई बहुत रोचक थी और बहुत इंटरेस्टिंग थी और हमें पूरी उम्मीद है कि जो व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा और वे जान चुके होंगे कि किस तरह से वो अपना ख्याल रख सकते हैं, अपने जॉइंट्स को हेल्दी रख सकते हैं और खुद सेहतमंद रह सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।